नमस्कार, न्यूज सर्किल में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के सदस्य रमेश गौड़ कश्यप। आपकी राजनीति जमीनी स्तर की और जमीनी स्तर की राजनीति से शुरू करके अब एक ऐसे पायदान पर पहुंचे हैं, वो पिछड़ों की आवाज बन गए हैं। सर, न्यूज सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आप सदस्य हैं, आपका कार्यकाल 1 साल का हो गया है, तो बीते 1 साल को जब पीछे मुड़ के देखते हैं आप अपनी उपलब्धियों को, तो क्या पाते हैं? जब हमने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में जी 1 वर्ष पहले काम शुरू किया, तो आयोग में हमने जाना कि पिछड़ों को कैसे न्याय मिल सकता है। पहले हम सुनते थे कि आयोग में एक बड़ी सहायता जो पब्लिक होती है, लोग होते हैं अपने पिछड़े वर्ग के, उनको जो समस्याएं आती है, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे कोई ऐसे अधिकारी जो उन्हें तंग करते हैं, जो उनके अधिकार है, चाहे वो नौकरी पेशे का व्यक्ति हो, चाहे अपना जीवन यापन या व्यापारी स्तर का व्यक्ति हो जी। तो हमने उसमें जाना कि आयोग के माध्यम से एक बड़ी उपलब्धि है कि जिसकी नहीं कहीं सुनी जाती, उसको आयोग में अपना प्रतिवेदन देने के बाद में हम पहले आख्या मंगाते हैं, आख्या के बाद में फिर हेयरिंग लगाते हैं, और जो भी न्याय उसके लिए संभव हो सकता है, वो न्याय का निस्तारण करके हम आयोग के माध्यम से उसे सुखी देखना चाहते हैं। ठीक। दूसरा एक सवाल आपसे और है, आप आयोग के सदस्य भी हैं, हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि जो पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, वो अगर आपसे संपर्क करना चाहें या आयोग से संपर्क करना चाहें, उनके लिए सरल रास्ता क्या है? सरल रास्ता ये है, अगर उन्हें आयोग में अपना प्रतिवेदन देना है जी, सबसे पहले तो वो आयोग के ऑफिस में जाके लखनऊ इंदिरा भवन तीर्थ तल पर अपना आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद वे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नाम से भी प्रतिवेदन दे सकते हैं, क्योंककि हम भी आयोग का हिस्सा है। मोबाइल नंबर आप बता दीजिए, अपना मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 9891 870 462। ठीक। तो रमेश गौड़ कश्यप जी का यही कहना है, अगर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सताए हुए हैं, उन्हें कोई समस्या है तो आयोग उनकी मदद करेगा। खैर, आप बीजेपी के क्षेत्र के उपाध्यक्ष भी हैं, आयोग के आप सदस्य भी हैं। समाजवादी पार्टी एक मंत्र ला रही है पीडीए का। पीडीए में भी वही पिछड़ी जातियों का वो समूह करके और बीजेपी को टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप बीजेपी जो है वो पीडीए को कैसे टक्कर दे पाएगी? पीडीए को तो हम हमेशा टक्कर देते आए हैं और दी भी है। 2014 से लेकर निरंतर 2025 तक हर स्तर पर हम उनको विफल कर रहे हैं। पीडीए को हम इसलिए टक्कर दे सकते हैं, पीडीए के नाम पर वहां सिर्फ अखिलेश परिवार है, मुलायम परिवार है, यादव परिवार है, और भारतीय जनता पार्टी में पीडीए में मैं भी हूँ, केशव प्रसाद मौर्य भी है, रमेश गौड़ कश्यप भी है, स्वयं दारा सिंह चौहान भी है, ऐसे तमाम नेता, और जो एक हमारी पाठशाला है कार्यकर्ता निर्माण की, वहां से बहुत कार्यकर्ताओं का पीडीए का निर्माण है, और जो विभिन्न दायित्व लेकर बूथ से और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तक का एक लंबा जीवन जी रहे हैं हमारे कार्यकर्ता पीडीए के। अभी आपने देखा उपराष्ट्रपति हमारे अभी जो आंध्र से आए हैं, वो भी पीडीए का एक हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कभी ये जो गठबंधन है पीडीए को इतना सम्मान दे पाए हो। अच्छा, सपा एक आरोप लगाती है कि आपकी 1 इंजन, 2 इंजन, ट्रिपल इंजन, वो कहते हैं सब इंजन जो है वो इस समय फेल हो चुके हैं। भारत का पहला इंजन फेल नहीं है, वो कह रहे हैं सारे इंजनों को रिपेयरिंग की जरूरत है, और तृतीय इंजन भी फेल नहीं है जी। ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे जनप्रतिनिधि रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। आप देखो पहले कौन से स्तर पे हमें फेल कर देंगे। उनकी जब सरकार थी तो लोगों को, किसानों को, मजदूरों को डीजल की व्यवस्था करनी पड़ती थी। आज है 1 लीटर डीजल नहीं लगता किसान का, 24 घंटे लाइट चल रही है। जो माँ बहन लकड़ी के ईंधन में रोटियां बनाया करती थी, उनको गैस सिलेंडर के माध्यम से एक बड़ी आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त है जी। और एक मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊंगा, जो पीडीए के लिए कभी जीवन में किसी सरकार ने नहीं सोची, और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी चिंता की। वो चिंता यह है कि जब गांव गरीबों का, गांव की मैं बात करूं, एक बहुत बड़ी समस्या थी शौचालय की घर में जी। मेरे परिवारों की, ग्रामीण अंचल की गरीब महिलाएं
गरीब परिवारों की, हमारे परिवारों की जो बहन बेटियां थी, सोच के लिए उनको 4 बजे उठना पड़ता था, अंधेरे में ही जाना पड़ता था। और आपने पेपर पढ़ा होगा कि जब भी पेपर पढ़ते थे एक खबर आती थी कि मां बेटी सोच के लिए गई और दुष्ट गुंडों ने, दुष्ट अत्याचारियों ने उनके साथ बदतमीजी की, उनका अपमान किया। अब आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई ऐसी खबर नहीं होगी इस अखबार में, इस देश में, कि कोई मां बेटी, बहन बहन, भाभी ननद कहीं गई सोच के लिए और किसी ने उसके साथ अत्याचार किया। क्योंकि हर घर में शौचालय निर्माण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में हुआ। ठीक। तो ये बड़ी उपलब्धि पीडीए के लिए है। ठीक। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप पिछड़े आयोग के सदस्य भी हैं, जाति जनगणना को लेकर आवाज उठी है और जाति जनगणना होगी भी। जाति जनगणना को लेकर जरा आप बताइएगा कि आने वाले दिनों में परिदृश्य क्या बदल जाएगा अगर जाति जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे तो? जाति जनगणना में पिछड़ों के नाम पर जो अखिलेश और मुलायम परिवार ने माल चाटा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले अपने इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने कानून बनाने का जो काम किया है जनगणना का, उनके लिए मैं बहुत दिल से पिछड़ों की तरफ से उनका धन्यवाद, आभार करना चाहता हूं। पहले आप ही लोग विरोध करते थे कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमने कभी विरोध नहीं किया। ये तो 1931 से जो 2011 से जो भी प्रक्रिया थी संवैधानिक, उसी संविधान के हिसाब से थे। रमेश जी, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा कि जब जातिगत जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि एक विभाजनकारी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी आने वाले दिनों में? नहीं, विभाजनकारी, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये आवाज उठने लगेगी। भारतीय जनता पार्टी का सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी योजना है हमारी, हम सबके लिए है और सब हमारे लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने देखा होगा जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे जब मैं मन की बात उनका मासिक कार्यक्रम देखता हूं तो मन मेरा बहुत ही नरम हो जाता है। नरम इसलिए हो जाता है, मैं टीवी में देखता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी उन लोगों का, उन गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वनवासियों का जिक्र करते हैं, उनके किए हुए कार्यों की प्रशंसा करते हैं और पद्म विभूषण और अन्य प्रकार के उनको मां महिम राष्ट्रपति अलंकृत करती है, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, शरीर पे कपड़े नहीं है। पहले क्या होता था पीडीए के नाम पर? बस एक ही वर्ग को खुश करने के लिए संतुति हो जाती थी और पद्म विभूषण अन्य अलंकारों से सुशोभित हो जाते थे। और जब निर्णय उनके खिलाफ सही दिशा में जाता था तब वो सारे पद्म विभूषण फेंकना शुरू कर देते थे। तो ऐसी गुंडागर्दी वाली पद्म विभूषण बंद हुआ है इस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने पिछड़ों की सुध ली है और राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक दर्जा देकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक बड़ा उपकार पिछड़ों पर माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। ठीक, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। संभल की खबर आपने पढ़ी भी होगी। संभल में एक रिपोर्ट बड़ी चिंताजनक आई है कि हिंदू के जो डेमोग्राफिकल जो हिंदू के आंकड़े हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं इस तरीके से देखता हूं, आपने सुना भी, हर वर्ग के लोग हैं, हिंदुओं में हर वर्ग के लोग हैं, उसमें कोई विशेष वर्ग के लोग नहीं, हर जाति के लोग। उसमें आपने सुना भी होगा पाकिस्तान के जिस टाइम विभाजन हुआ वहां पे 33% हिंदू थे, आज वहां 5% हिंदू है। तो वही कहीं ना कहीं वही आदत संभल में है, उसी प्रवृत्ति को अपनाए हुए हैं। इसी कारण जो कारण वहां रहा है वही कारण संभल में शुरुआत है। परंतु ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश में और योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश में ये आगे संभव नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, आपका बहुत बहुत आभार, आपने न्यूज सर्किल को समय दिया। बहुत धन्यवाद न्यूज सर्किल का। और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रमेश गौड़ कश्यप जी का यही कहना है कि आने वाले दिनों में काफी सारा बदलाव देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में अमली जामा पहनेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।